में हम लोग को कुल 5 यूनिट्स पढ़ना पड़ता है, जिसमें पहला यूनिट्स है हमारा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। यूनिट 6 में हम लोग को रिप्रोडक्शन पढ़ना है। रिप्रोडक्शंस यूनिट्स में 4 चैप्टर्स एनसीईआरटी ने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवों में जनन। सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तीसरा हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। और चौथा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। किसी भी बोर्ड में यहाँ से सिर्फ 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम लोग जो स्टडी करेंगे बेसिकली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवों में जनन कैसे होता है या रिप्रोडक्शंस क्या है, रिप्रोडक्शंस के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। रिप्रोडक्शंस में हम लोग को समझना है कि रिप्रोडक्शंस है क्या। तो आइए, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म बर्थ सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, अर्थात रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग को रीड करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक जनन। दूसरा हम लोग को रीड करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स लैंगिक जनन, अर्थात जनन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक जनन में सिर्फ सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं। जैसे फिगर में यहाँ पे बताया गया है, एक चुन्नी लाल जो मेल है और दूसरा कुकी जो फीमेल्स हैं। तो दोनों में अलग अलग गैमिट्स बनते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, अर्थात दोनों पेरेंट्स में अलग अलग गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, और जब दोनों गैमिट्स मिलेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अर्थात अलैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट भाग लेते हैं। इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, विदाउट गैमिट्स न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लेकिन जब इसमें गैमिट के द्वारा यदि ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जो कि आप सभी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है। ठीक, तो आज आपने सीखा कि जनन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं। पहले को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, दूसरे को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जबकि लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में गैमिट का निर्माण नहीं होता है, बिना गैमिट के मिलने से नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो अलैंगिक जनन कहलाती है। लेकिन लैंगिक जनन में 2 गैमिट्स मिलते हैं और दोनों गैमिट्स के मिलने से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, अर्थात जैसे आपने टेप वर्म का नाम सुना होगा। टेप वर्म सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, लेकिन उनके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स, और दोनों गैमेट्स का निर्माण एक ही बॉडी में होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप सभी को बताया था कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जो हम लोग अगले पॉइंट्स में पढ़ेंगे।
आज अभी हम लोग उसी पार्थेनोजेनेसिस के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पर कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या कई बार 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अनिषेक जनन है क्या। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ एन अनफर्टिलाइज्ड गैमीट कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, अर्थात अनफर्टिलाइज्ड गैमीट से जब नई संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हनी बी में मिलेगा, क्योंकि हनी बी मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। हनी बी में एक मेल होता है और दूसरा फीमेल्स होता है। मेल को हम लोग ड्रोन्स कहते हैं। जितने भी हनी बी हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में आपने देखा होगा कि पेड़ में छत्ते लगा के मधुमक्खी रहते हैं, या घरों में भी मधुमक्खी पाए जाते हैं। तो मधुमक्खी के मुख्य 2 प्रकार हैं, एक फीमेल्स और दूसरा मेल। मेल ड्रोन को कहा जाता है। अगर कोई भी ड्रोन है, ड्रोन की संख्या कई होती है, जबकि फीमेल्स में कुछ क्वींस होते हैं और वर्कर्स होते हैं। क्वीन की संख्या सबसे कम होती है। तो वर्कर्स और क्वीन ये फीमेल्स होते हैं, जबकि ड्रोन मेल्स होते हैं। ये जानकारी दोस्तों आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पहली बार दिया जा रहा है। आपको ये पता नहीं होगा कि हनी बी में मेल कौन होते हैं और फीमेल्स कौन होते हैं, लेकिन मेरे इस चैनल्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि हनी बी में मेल ड्रोन को कहते हैं, जो राजा मधुमक्खी होते हैं, और दूसरा है आपका क्वीन और वर्कर मधुमक्खी, जो फीमेल्स होते हैं। अब हम लोग को ये समझना है क्वींस का कार्य है कि ये कोई भी क्वींस 4 से 5 साल तक बच्चा पैदा करती रहती है। लेकिन अब हम लोग को ये समझना है कि जब कोई भी क्वीन जवान हो जाती है तो एक बार वो सेक्सुअल मैटिंग करती है, और उस समय वो एक अजीब तरह से उड़ती है। तो जब कोई भी क्वीन जवान होके उड़ती है तो ऐसे फ्लाइट्स को हम लोग नुप्चियल फ्लाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नुप्चियल फ्लाइट्स। तो जब कोई क्वीन जवान हो जाती है तो एक बार वो सेक्सुअल मैटिंग के लिए उड़ती है, जिस टर्म को हम लोग नुप्चियल फ्लाइट्स कहते हैं। और उस समय जैसे ही वो नुप्चियल फ्लाइट्स में जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स भागते रहते हैं। लेकिन जो ड्रोन्स उस क्वीन के साथ ज्वाइन कर जाता है, जुड़ जाता है, पकड़ लेता है, वो उसी के साथ मेट करती है, और मेट करने के बाद वो ड्रोन्स जो मेट करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। लेकिन भला जो ड्रोन्स उसके पीछे जाते हैं वो भी निकम्मे होते हैं, और वो जब छत्ते के पास आता है तो कोई भी वर्कर मधुमक्खी उसे जिंदा नहीं छोड़ता है, उसे छत्ते के अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि उसने अपना कोई वर्क नहीं कर पाता है। इस कारण से उस जितने भी ड्रोन्स हैं जो सेक्सुअल मेटिंग किया वो तो खुद मर जाता है, लेकिन उसके बाद जो बचा रहता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी मर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके घरों के अगल बगल में मधुमक्खियाँ कभी कभी भिन भिन करते हुए दिखती होगी। तो जिसमें जो उड़ते हुए मैंने नॉप्चियल फ्लाइट्स के बारे में बताया है, वो नॉप्चियल फ्लाइट्स यही फीमेल ड्रोन्स हैं जो उड़ रही है, फीमेल्स मधुमक्खी हैं जो उड़ रही है। और फीमेल्स मधुमक्खी जब उड़ती है तो ड्रोन्स उसमें स्पर्म का डिपोजिशन कर देता है। तो जो ड्रोन्स स्पर्म का डिपोजिशन करता है तो स्पर्म भी एन होता है और एग भी एन होते हैं। तो बहुत सारे स्पर्म इसके बॉडी के अंदर में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो स्पर्म से एन आता है, स्पर्म एन के रूप में भाग लेता है और एग भी एन के रूप में भाग लेता है। दोनों मिलाकर के 2n बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जब फॉर्म डेवलप करता है तो वर्कर्स
हनी बी का फॉर्मेशन करता है। तो वर्कर्स हनी बी बन जाते हैं। वर्कर्स ऑलवेज फीमेल्स होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि वर्कर्स ऑलवेज फीमेल्स होते हैं। आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि फीमेल्स मेल की तुलना में ज़्यादा वर्क करती हैं। तो इस कारण से ऐसे भी आपको याद रहेगा कि वर्कर्स हनी बी फीमेल्स होती हैं। जबकि जब 4-5 साल की कोई क्वीन हो जाती है तो वो मरने लगती है, तो मरने से पहले उसके बॉडी में कुछ क्वीन सब्सटेंस रिलीज होते हैं, और ये क्वीन सब्सटेंस रिलीज होने के कारण वो क्वीन का फॉर्मेशन कर लेती है, अर्थात रानी मधुमक्खी का निर्माण हो जाता है। तो रानी मधुमक्खी भी 2n होते हैं और वर्कर्स मधुमक्खी भी 2n होते हैं, ये याद रखना, ये भूलना नहीं, क्योंकि क्वीन सब्सटेंस जो भी रिलीज होता है वो 2n होता है, अर्थात ये डिप्लॉयड होते हैं और ये भी डिप्लॉयड होते हैं। कार्यकर्ता भी 2n होता है और क्वीन भी 2n होता है। जबकि आइए हम लोग बात करें अनफर्टिलाइज एग के बारे में, ड्रोन्स के बारे में। अब देखो, ड्रोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अनफर्टिलाइज एग, यानी उसके बॉडी में जब एस्पर्म समाप्त हो जाते हैं, जब क्वीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो सिर्फ एग बचता है, और उस एग से न्यू ऑर्गेनिज्म का, ये अर्थात जब सिंगल गैमेट से, अनफर्टिलाइज एग से जब न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, अनफर्टिलाइज गैमेट से जब नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अब कहोगे कि सर ये अनफर्टिलाइज एग से जब ड्रोन्स बन जाते हैं, अनफर्टिलाइज गैमेट से जब ये बन जाते हैं, यहाँ पे गैमेट लिखना उचित रहेगा, गैमिट, अनफर्टिलाइज गैमिट। तो अनफर्टिलाइज गैमिट से जब ड्रोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ड्रोन्स में फिर गैमिट्स कैसे बनते हैं? तो ड्रोन्स में गैमिट्स बनाने के लिए गैमिट्स माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोजेनेसिस के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि अनिषेक जनन कितने प्रकार के होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, अर्थात अनिषेक जनन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आर्हेनोटॉकी, दूसरा थैलीटॉकी, तीसरा एम्फीटॉकी। आर्हेनोटॉकी, जब पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया सिर्फ मेल से होती है, सिर्फ मेल गैमेट से होती है, जब नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण सिर्फ मेल से होता है, तो आर्हेनोटॉकी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे हनी बी, वेस्प और टर्की। दोस्तों, आपने वेस्प के बारे में देखा होगा। वेस्प हम लोग के घरों के दीवारों में पाया जाता है, जिसको हम लोग बिढ़नी बोलते हैं। और टर्की एक पक्षी है जिसमें सिर्फ मेल से न्यू ऑर्गेनिज्म का, मेल गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है थैलीटॉकी, जब फीमेल गैमेट से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो उसे हम लोग थैलीटॉकी कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ लिजार्ड हैं, जिसका नाम आपने दोस्तों सुना होगा, ब्राह्मीना टिफलिना। ब्राह्मीना टिफलिना एक छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति होती है। ये आपको जीके का भी क्वेश्चंस बनता है, जीके में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिपकली की सबसे छोटी प्रजाति क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे ब्राह्मीना टिफलिना। और बोर्ड भी एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है कि लिजार्ड की सबसे छोटी प्रजाति क्या है, तो आंसर उसका होगा ब्राह्मीना टिफलिना। तीसरा है कि एम्फीटॉकी क्या है। तो जब लार्वा स्टेज से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है तो उसे हम लोग एम्फीटॉकी कहते हैं। इसमें इसके प्रमुख एग्जाम्पल है एम्फिड कीट। ठीक है दोस्तों, आज